नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो विषय हम LLB प्रथम ईयर में मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया है, दो विषय हैं, जिसमें एक तो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा विषय है भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो आज हम जो बात करेंगे वो है भारत में जो इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक शासन काल। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बतलाया था कि भारत में काल में जहांगीर के समय में आई थी 1600 ईस्वी में, और ये भारत से मसालों का व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिसको कि वहाँ के राजा के द्वारा अनुमति दी गई थी। और वहाँ के जो राजा, इंग्लैंड के राजा के दूत थॉमस रो के द्वारा भारत के उस समय के मुग़ल बादशाह से भारत में व्यापार करने की अनुमति उसके द्वारा मांगी गई, और अनुमति देने के पश्चात ही उसके द्वारा भारत में अलग अलग जगह व्यापार करने के लिए अपनी बस्तियां उसके द्वारा स्थापित की गई। और धीरे धीरे उन बस्तियों का विकास के साथ साथ भारत में जो विधि क्षेत्र है, उस विधि क्षेत्र में भी उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया, और विधि क्षेत्र में अपने नियम कानून उनके द्वारा लागू किए गए। और धीरे धीरे चूँकि कंपनी ने भारत में आधिपत्य कर लिया, और कंपनी के द्वारा जब आधिपत्य कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश जो कानून है वो भारत पर लागू होने लगे। तो किस तरह से भारत में धीरे धीरे प्रशासन में अंग्रेजी कानूनों का प्रादुर्भाव हुआ, अंग्रेजी कानून लागू हुए, भारत की उस वक्त की व्यवस्था क्या थी, इन सब के बारे में लीगल हिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाता है, क्योंकि पहले कंपनी आई और कंपनी से जब भारत की बागडोर नहीं संभली तो बाद में कंपनी से प्रशासन इंग्लैंड के राजा को चला गया, और संसद के द्वारा भारत में इंग्लैंड की संसद के तहत भारत का प्रशासन फिर आने लगा। वो हम बाद में इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले देखें कि भारत में जो इंग्लिश रूल है उसको लागू करने का, उसको स्थापित करने का जो श्रेय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाता है, जिसने इस देश में सर्वप्रथम एक साधारण व्यापारिक कंपनी के रूप में ब्रिटेन का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से प्रवेश किया था। इस कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था। इसे ब्रिटेन की साम्राज्ञी एलिजाबेथ के एक चार्टर द्वारा ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था। जो कि कंपनी थी उसको भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी, और संक्षिप्त में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है जाना जाने लगा। इसके संदर्भ में हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो बात आएगी वो है सन 1600 का राज्यालेख चार्टर, जिसको हम कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान शक्ति तथा सुविधाओं आदि का
विवरण इंग्लैंड के सन 1600 के राज्यालेख द्वारा घोषित किया गया, जो कि 31 दिसंबर 1600 को लागू किया गया। पहले जो कंपनी अधिनियम के तहत भी कंपनियां बनती थी और कई कंपनियों का जो निर्माण है वो राज्य आज्ञा से होता था, चार्टर के द्वारा होता था। तो ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको चार्टर के द्वारा निर्मित किया गया था। तो 1600 ईस्वी में चार्टर जारी किया गया। 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना हुई। तो 1600 का चार्टर इसमें महत्वपूर्ण है। कंपनी का अस्तित्व केवल 15 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, परंतु उसमें यह प्रावधान भी था कि कंपनी का व्यापार यदि लाभप्रद न होने की दशा में इंग्लैंड का सम्राट इस राज्यालेख के अंतर्गत उसे 2 वर्ष पूर्व सूचना देकर समाप्त कर सकेगा। इस राज्यालेख द्वारा कंपनी को व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। उसको केवल भारत में वही कंपनी काम कर सकती थी। इस तरह का एक मोनोपोली राजा के द्वारा उसको दी गई तथा अन्य ब्रिटिश व्यापारियों का अनागरिक रूप से स्वतंत्र व्यापार करना अवैध घोषित कर दिया गया तथा ऐसा करने पर वे दंड के भागी थे, जो प्राय उनके माल तथा जहाज आदि की जब्ती के रूप में होता था। कंपनी का कार्य प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। कंपनी के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने प्रबंधन हेतु एक जनरल कोर्ट स्थापित करे, जो प्रत्येक वर्ष के लिए एक गवर्नर और 24 डायरेक्टरों की चुनाव द्वारा नियुक्त हो। ये डायरेक्टर गवर्नर की अध्यक्षता में अपना स्वयं का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाते थे, जिसका कार्य कंपनी के व्यापारिक हितों की देखभाल करना। सामान्यतः गवर्नर तथा प्रत्येक डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था, परंतु जनरल कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर उसे इस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही निलंबित किया जा सकता था। गवर्नर तथा डायरेक्टरों को अपने पद पर पुनः चुने जाने का अधिकार प्राप्त था। डायरेक्टर होते थे और वो 1 साल के लिए चुने जाते थे और दोबारा भी वो इसके लिए चुने जा सकते थे, लेकिन उन्हें यदि उन पर आरोप था या अक्षम थे तो उनको हटाया भी जा सकता था। कानून बनाने संबंधी कंपनी की अधिकार शक्ति 1600 में ही कुछ कानून बनाने की जो अधिकार शक्ति किसको मिल गई? कंपनी को मिल गई। सन 1600 के राज्यालेख द्वारा कंपनी को अपनी बस्तियों में कुशल प्रशासन के लिए सीमित मात्रा में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्योंकि सर थॉमस रोक के द्वारा अपनी बस्तियों के लिए न्याय प्रशासन चलाने के लिए जहांगीर से इस तरह की अनुमति प्राप्त हो गई थी, तो इस कारण से जो कंपनी अपनी बस्तियों के लिए क्या कर सकती थी, जहां अंग्रेज़ लोग रहते थे, जहां पर कंपनी के व्यापारी और उनके सेवक रहते थे, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए थे, उनकी जो बस्तियाँ थी उनके लिए उनको कानून बनाने की अधिकारता प्राप्त हो गई थी। तो वहाँ सीमित मात्रा में शक्ति कानून बनाने की उनको दी गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अनुशासन में रखने के लिए आवश्यक नियम बना सके, जो व्यापारिक दृष्टि से कंपनी के हित में हों। कंपनी द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उन्हें कंपनी द्वारा उचित अर्थदंड अथवा साधारण कारावास दिया जा सकता था, परंतु कंपनी को इससे अधिक दंड देने की अधिकार शक्ति न होने के कारण हत्या तथा अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में उसकी दंड विधि अपर्याप्त थी। राज्यलेख यानी कि चार्टर में इसका उल्लेख नहीं था कि कंपनी द्वारा निर्मित विधियां किसी निश्चित अंग्रेजी बस्ती, फैक्ट्री या क्षेत्र विशेष पर लागू होंगी। संभवतः इसका कारण यह था कि इंग्लैंड के शासकों ने यह कल्पना कभी नहीं की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सामान्य व्यापारिक कंपनी विदेशी भूमि पर आधिपत्य जमा सकती है। सन 1621 में भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित अंग्रेजी बस्तियों की व्यवस्था तथा न्याय प्रशासन के लिए कंपनी द्वारा निर्मित विधानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि
कि प्रारंभिक शासनकाल में उनकी विधायिनी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर अत्यधिक सीमित थी। इन उपबंधों के अंतर्गत कंपनी ने स्वयं के बंदरगाह को अपने प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया, आवास आदि बनाए। उल्लेखनीय है कि यदि प्रारंभिक काल में कंपनी की कानून बनाने की संबंधी शक्ति न्यूनतम थी, किंतु इसी विधायिनी शक्ति के परिणामस्वरूप धीरे धीरे भारत में एंग्लो इंडियन संहिताओं का निर्माण हुआ तथा कंपनी भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करने में सफल हो सकी। इसके बाद 1600 के चार्टर के बाद सन 1609 में राज्यलेख आया। चार्टर 1609 का महारानी एलिजाबेथ द्वारा स्वीकृत सन 1600 के राज्यलेख के अंतर्गत कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। इस चार्टर के अनुसार कंपनी को यह अधिकार था कि वह ईस्ट इंडीज़ को भेजे जाने हेतु व्यापार मंडलों का गठन करे। तदनुसार कंपनी ने अपने प्रशासन तथा प्रबंध के लिए कुछ कानून बनाए जो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक थे। लगभग 9 वर्षों की अवधि में कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार कर लिया, जो ब्रिटेन की सरकार के लिए लाभ। इसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट जेम्स प्रथम ने 31 मई सन 1609 के राज्यलेख द्वारा कंपनी का कार्यकाल अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया तथा 1600 के चार्टर में दिए गए कंपनी के 15 वर्ष तक के कार्य करने संबंधी बंधन को खत्म कर दिया। परंतु इस चार्टर में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि 3 वर्ष की पूर्व सूचना देकर ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तो इंग्लैंड के राजा ने जो 1609 का जो चार्टर जारी किया उसमें 2 बातें की। एक तो कंपनी का जो कार्यकाल है उसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन उस पर एक रोक लगाई कि कंपनी को 3 साल का नोटिस देकर के उसके जो चार्टर है उसको समाप्त किया जा सकता है। और जो 1600 का जो चार्टर था उसमें जो 15 वर्ष की रोक थी, 15 वर्ष के लिए थी, उसको आगे बढ़ा दिया। इसके बाद जो बात आती है कि भारत में प्रथम आंग्ल बस्ती, द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के पश्चात उसे सर्वप्रथम ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जो व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त हो। इसके लिए कंपनी ने सूरत को चुना, जो उस समय मुगल सम्राट जहांगीर के शासनाधीन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। क्योंकि इंग्लैंड के जो लोग थे वो जहाज़ के माध्यम से समुद्र के रास्ते भारत आए थे, तो उनको ऐसा स्थान चाहिए था जो कि समुद्र के नज़दीक हो और जहाँ से स्थल मार्ग के द्वारा भारत में अंदर व्यापार किया जा सके। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की? सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेष रूप से उपयोगी था। सूरत उस समय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, परंतु उसमें कंपनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय यह नगर पुर्तगालियों के आधिपत्य में होने के कारण अंग्रेजी कंपनी को वहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि भारत उस समय बहुत प्रॉस्परस था, बहुत संपन्न था। सब लोग भारत से व्यापार और वाणिज्य करना चाहते थे। तो पुर्तगाल से भी वास्को ड गामा कालीकट पर आ पहुँचा था और वो पहले आ चुके थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों में संघर्ष होना निश्चित था। पुर्तगालीज और ब्रिटिशर्स में संघर्ष हुआ और सामना उनको करना पड़ा, लड़ाई भी उनको करनी पड़ी।
अंत में सन 1612 में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को सूरत से निष्कासित करने में सफलता प्राप्त की तथा मुग़ल सम्राट की अनुमति से वहां अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कंपनी के समक्ष दूसरी समस्या यह थी कि उसकी आंग्ल बस्तियां मुग़ल सम्राट की सीमा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में फैली हुई थीं। अतः कंपनी को इस कठिनाई को दूर से अपने विश्वस्त दूत सर टॉमस रो ने 1615 में मुग़ल बादशाह से आगरा के दरबार में पहुंचा, मुग़ल बादशाह से मुलाकात की और ब्रिटिश कंपनी के निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त की। भारत में स्थित अंग्रेज़ों को उनके धर्म, विधि और परंपराओं के अनुसार रहने की अनुमति दी गई। नंबर 2, अंग्रेज़ों को ये सुविधा दी गई कि वे अपनी आपसी झगड़े कंपनी के मुख्य प्रशासक, जो प्रेसिडेंट कहलाता था, के समक्ष प्रस्तुत करें तथा उन्हें अंग्रेजी न्यायाधिकरण के द्वारा ही निपटाएं। परंतु ऐसे प्रकरण जिनमें एक पक्ष अंग्रेज तथा दूसरा भारतीय हो, केवल भारतीय न्याय के अधिकारियों द्वारा ही निपटाए जा सकें। दोनों जब अंग्रेज हैं तो अंग्रेज के कानून लागू होगा, ये उस समय जो है सुविधा उनको दी गई। लेकिन जब भारतीयों से किसी विवाद था तो भारत के कानून लागू होंगे, इस तरह का अनुमति जहांगीर के द्वारा, मुग़ल बादशाह के द्वारा दी गई। मुग़ल सम्राट द्वारा सूरत में मुग़ल शासक तथा काजियों को ये निर्देश दिए गए कि वे अंग्रेज़ों से संबंधित सभी मामलों या समस्याओं को न्यायपूर्ण तरीके से तुरंत निपटाएं और उनके साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करें। सारांश यह है कि सर टॉमस रो मुग़ल स्थित अपनी अंग्रेज बस्तियों के लिए स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करने में सफल हुए। जिस तरह से आज नगर पालिकाएँ हैं, ऐसे ही उन्होंने क्या बना ली, एक तरह से अपने लिए कानून बनाने की अधिकारिता उनको मिल गई और अपने नियम कायदे बनाने की, उस बस्ती में नियम कायदे बनाने की जो व्यवस्था है वो उनको मिल गई। तो ये एक तरह से उनका ही क्या है, परिष्कृत रूप आज हम देखने को मिल रही है, जो कि हम आज हमारे शहरों में हमको मिल रहा है। जो भारतीय विधि के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना थी, वो भारतीय विधिक जगत में ये अच्छी एक बात सामने आई। सर टॉमस रो के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कंपनी ने सूरत को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया तथा 1618 में वहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जिसकी मुख्याधिकारी प्रेसिडेंट या गवर्नर कहलाता था। जो अंग्रेज बस्ती थी उसका जो मुख्य अधिकारी है उसको प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको कहते थे और वह कंपनी का प्रतिनिधि होता था। इस प्रकार सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ रहता था तो उसको प्रेसिडेंसी टाउन उनको बोले जाने लगा। अनेक छोटी मोटी उन प्रेसिडेंसी थी जिसके अनेक छोटी मोटी व्यापारिक अंग्रेज बस्तियाँ कार्यरत थीं। यहाँ पर कंपनी ने अपने वेयर हाउस, गोदाम बनाए, कार्यालय, कर्मचारियों के आवास गृह आदि बनाए। कंपनी का मुख्य व्यापार माल का आयात तथा निर्यात करना था। प्रेसिडेंट एंड काउंसिल की तथा कंपनी के व्यापार एवं संबंधी सभी निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते थे। अन्य सदस्यों की भांति प्रेसिडेंट को केवल एक वोट देने का अधिकार था तथा उसे किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त नहीं थी। फलतः वह अपनी परिषद के बहुमत द्वारा लिए गए निर्णयों को निरस्त नहीं कर सकता था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ते में भी अपनी प्रेसिडेंसियाँ स्थापित की। सन 1687 में सह परिषद राज्यपाल प्रेसिडेंट इन काउंसिल का कार्यालय सूरत से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसी समय सूरत का महत्व कम हो गया। पहले बम्बई इतना महत्वपूर्ण नहीं था, सूरत महत्वपूर्ण था, लेकिन 1687 में बम्बई क्या है, इंग्लैंड के राजा को दहेज में मिल गया जो है, तो उस को उन्होंने कंपनी को लीज पर दे दिया और कंपनी ने अपना काम वहाँ पर
स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे सूरत का जो महत्व था वो कम होकर के और बम्बई का जो महत्व है वो जो है बढ़ गया। बम्बई प्रेसिडेंसी के बाद में सूरत क्या होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया और एक साधारण व्यापारिक केंद्र बनकर रह गया। धीरे धीरे कंपनी ने इन प्रेसिडेंसियों के आसपास के क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में ले लिया जो मुफस्सिल क्षेत्र कहलाए तथा मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता के शहरों को प्रेसिडेंसी टाउन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। लेकिन कालांतर में सूरत का व्यापारिक महत्व कम हो गया था, परंतु याद रहे कि यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा अपनी प्रथम आंग्ल बस्ती स्थापित किए जाने के कारण वहाँ की प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था का भारतीय विधि के इतिहास में विशेष महत्व रहा। इसी के आधार पर आगे चलकर अंग्रेज़ों ने अपनी न्याय पद्धति में आवश्यक सुधार किए तथा भारतीय भू क्षेत्रों में एंग्लो इंडियन विधि के विकास को लागू किया। इसके बाद आती है सूरत फैक्ट्री की प्रशासनिक व्यवस्था। कंपनी के समस्त कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया गया था। सूरत में जो फैक्ट्री थी उसमें कंपनी के कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया गया। सबसे निचली श्रेणी के कर्मचारियों को राइटर्स कहा जाता था तथा ये ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिनका कंपनी में सेवा काल 5 वर्षों से कम था। इन्हें कंपनी द्वारा 10 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता था। कर्मचारियों की द्वितीय श्रेणी में ऐसे व्यक्तियों का समावेश था जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था तथा उनका वार्षिक वेतन 20 पाउंड था। प्रत्येक राइटर्स को 5 वर्ष की सेवा काल के पश्चात फैक्टर की श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता था। इसी प्रकार प्रत्येक फैक्टर को 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो जाने पर सीनियर फैक्टर बना दिया जाता था तथा 3 वर्षों तक सीनियर फैक्टर रहने के पश्चात उसे मर्चेंट की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता था। कंपनी के कर्मचारियों की वरिष्ठतम श्रेणी के सदस्य मर्चेंट कहलाते थे, जो कंपनी के कार्यों में अनुभवी व्यक्ति होते थे और प्रत्येक मर्चेंट को 40 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता था। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी इसी मर्चेंट श्रेणी में से नियुक्त किए जाते थे। कंपनी के प्रारंभिक शासनकाल में उनके समस्त कर्मचारी सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे तथा उनके आवास तथा भोजन आदि की व्यवस्था एक साथ होती थी। कर्मचारियों के आवास तथा भोजन आदि का समस्त व्यय कंपनी के द्वारा ही वहन किया जाता था। इन कर्मचारियों का वेतन सीमित होने के कारण वे प्राय स्वतंत्र रूप से अपना निजी व्यापार भी किया करते थे। कंपनी का काम भी करते थे और साथ में अपना निजी व्यापार भी वो करते थे। इसके बाद देखेंगे हम सूरत फैक्ट्री की न्याय व्यवस्था। उपयुक्त सूरत के अंतर्गत रहने वाले अंग्रेज प्रजा दोहरी विधि व्यवस्था शासित थी। अपने आपसी मामलों के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंग्लैंड की इंग्लिश विधि का प्रयोग कर सकते थे, परंतु अंग्रेज़ों और भारतवासियों के विवादों को स्थानीय भारतीय न्यायाधिकारियों द्वारा देशी विधि के अनुसार ही निपटाया जाता था। अंग्रेज़ों के आपसी मामलों को निपटाने के लिए किसी प्रकार के नियमित न्यायालयों की व्यवस्था नहीं थी तथा वे कंपनी के मुख्य प्रशासक प्रेसिडेंट इन काउंसिल द्वारा निपटाए जाते थे। और सन 1623 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत स्थित कंपनी के सप्रशत प्रेसिडेंट पर अपने प्रेसिडेंसी की फौजदारी न्याय व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया। फौजदारी का मतलब लड़ाई झगड़े, मारपीट से संबंधित जो मुकदमे हैं, जिसमें वस्तु का अपराध जिनको हम कहते हैं। याद रहे कि कंपनी की प्रारंभिक न्याय व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। यद्यपि अंग्रेज़ों के आपसी मामलों को इंग्लिश विधि के प्रयोग किए जाने की व्यवस्था थी, परंतु प्रत्यक्षतः वाद विवाद बहुता प्रेसिडेंट इन काउंसिल में स्वविवेक पर ही निर्भर रहता था। इसका कारण संभवतः यह था कि प्रेसिडेंट तथा उसकी परिषद के सदस्य कानून के ज्ञाता न होने के कारण उन्हें विधि संबंधी पर्याप्त जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो उस समय था वो केवल क्या था, व्यापारी
ही था। उसको इंग्लैंड के कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक तरह से उनके झगड़ों को निपटा दिया करते थे। कोई लीगल काम उसमें नहीं हो पाता था, कोई दिक्कत उसमें नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट पर निर्भर करता था कि परिषद सदस्य कानून के ज्ञाता न होने के कारण विधि संबंधी पर्याप्त जानकारी नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रारंभिक काल में जो अंग्रेज व्यापारी भारत आए, उनमें अधिकांशतः ऐसे थे जिसका सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं था। इसका कारण यह था कि कंपनी के निदेशकों के विचार से किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को कंपनी के व्यापारिक कार्य की में जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त करना अहितकर था। अतः उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी प्रतिष्ठित अंग्रेज को कंपनी के अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं करेंगे। उनके विचार में कंपनी की व्यापारिक सफलता के लिए ऐसे व्यक्ति का अधिक उपयोगी थे जो नैतिक मूल्यों में विशेष विश्वास न रखते हों तथा व्यापार विस्तार के लिए सभी प्रकार के उचित अनुचित साधन अपनाने के लिए तैयार हों। सूरत की प्रेसिडेंसी का प्रेसिडेंट तथा उसकी परिषद के सदस्य इन्हीं व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों से नियुक्त होने के कारण उनमें निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ था। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के ये दो प्रमुख कर्तव्य थे कि वे कंपनी के क्षेत्राधीन रहने वाली अंग्रेज प्रजा में अनुशासन बनाए रखें तथा अपने सामान्य वर्गों के हितों की रक्षा करें। यद्यपि फौजदारी मामलों में मुस्लिम विधि का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु मुगल शासक अंग्रेज़ों के मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता था। अंग्रेज़ों के आपसी मामलों का भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे जाने का कारण संभवतः यह था कि उस समय इन न्यायालयों में स्थानीय विधि की कल्पना नहीं की गई थी तथा व्यापारिक वाद बहुधा विवादियों के व्यक्तिगत विधि के अनुसार ही निपटाए जाते थे। दूसरे, भारतीय न्यायाधिकारियों को अंग्रेज विधि का ज्ञान न होने के कारण वे अंग्रेज़ों के आपसी विवाद अंग्रेजी विधि के अनुसार निपटाने में असमर्थ थे। अंग्रेज़ों के मामलों में प्रेसिडेंट इन काउंसिल को विस्तृत अधिकार शक्ति दी गई थी। किसी अंग्रेज पर ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र अथवा राजद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर या किसी घोर अपराध के घटित होने पर प्रेसिडेंट इन काउंसिल द्वारा दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड तक दिया जा सकता था, परंतु मृत्युदंड देने से पूर्व उसे जूरी की राय जान लेना अनिवार्य था। सारांश है कि सूरत प्रेसिडेंसी की प्रारंभिक न्याय व्यवस्था पूर्णतः व्यवस्थापिका पर निर्भर थी। इसके अतिरिक्त स्थानीय भारतीय न्यायालयों में अनेक दोष विद्यमान थे, जिसके कारण लोगों को उचित न्याय मिलना कठिन था। तत्कालीन दंड विधि अपेक्षाकृत कठोर तथा क्रूरतापूर्ण थी। न्यायदान से संबंधित पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ था। इस कुव्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को स्थानीय न्यायालयों के प्रति किसी प्रकार की आस्था नहीं रही तथा वे संस्थाओं को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन मानने लगे। कभी कभी तो वे स्थानीय विधि की पूर्ण उपेक्षा करते हुए भारतीय पक्षकारों से अपने विवादों का निपटारा स्वयं ही कर लेते थे, परंतु अंग्रेज़ों ने इस बात का सदैव ध्यान रखा कि उनके कार्यकलापों के कारण मुगल नाराज न हो जाएं, क्योंकि इससे कंपनी को क्षति पहुंचने की संभावना थी। तो इस प्रकार हम देखते थे उस समय भारत के विधि व्यवस्था में शून्यता थी। इस कारण से उन्होंने अपनी जो न्याय प्रशासन और न्याय प्रणाली है वो धीरे धीरे जो है भारतीय लोगों पर भी और भारतीय राज पर भी उनको निपटारे उनके करने लगे। लेकिन उनकी व्यवस्था भी कोई बहुत ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट एंड काउंसिल के जो लोग थे वो किसी भी तरह से कानून की ज्ञाता न होकर के केवल प्रशासनिक अधिकारी थे। वो केवल मामलों को अपने स्वार्थ के अनुसार उनके द्वारा निपटाया जाता था। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने में सक्षम होंगे किस प्रकार धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी विधि का प्रादुर्भाव इन
प्रेसिडेंसी टाउन्स के जरिए मुफस्सिल क्षेत्रों में, जो कि इनके आसपास जो क्षेत्र थे उनमें फैला और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया। आप इसको मनन करें और आगे हम फिर और एक नया चैप्टर लेके सामने आएंगे। धन्यवाद।